अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट स्टडी किया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं या कौन से स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हैं टू अटेन दैट बैलेंस। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उनमें कंपैरेटिवली लेस क्रिटिकल है और लेस एडवांस्ड है। एनिमल्स में एज़ कंपेयर टू प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस भी होता है और ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है। अगर थोड़ी देर के लिए एनिमल ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को निगलेक्ट कर दे तो उनकी बॉडी में मेजर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं या उनकी फिजियोलॉजी पे इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए प्लांट्स को काफ़ी देर तक अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं अपने अंदर स्टोर्ड वाटर को यूटिलाइज़ करते हुए, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। प्लांट्स की तरह एनिमल्स को भी कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नंबर 1 इज़ ऑस्मो कन्फर्मर एंड नंबर 2 इज़ ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर, as the name is indicating, these are conformed animals, means their set point is isotonic to their external environment। मतलब ये कि ऐसे एनिमल्स के अंदर जो इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से सेम होता है। मतलब जैसे ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या सल्यूट कंसंट्रेशन इनके बॉडी सेल्स में होती है वैसे ही इनके बैरूनी माहौल में भी होती है। इसलिए इन्हें कोई ज़रूरत पेश नहीं आती इन्हें कि वो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को फॉलो करें। जबकि दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर में वो तमाम एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जो कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेटर्स अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक बैलेंस। ये इनका जो बैरूनी माहौल होता है इनके बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से वेरी करता है। ये या तो हाइपरटोनिक होता है इनका बैरूनी माहौल, इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक भी हो सकता है और हाइपोटोनिक भी। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोई ना कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे होते हैं फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी को भी हम देखते हैं कि एनिमल एग्जिस्ट कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे तो एनिमल हर किस्म के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल में या एटमॉस्फेरिक में भी। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स किन किन वाटर कंडीशंस को फेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। जब हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो तरह का इन्वायरमेंट आता है। नंबर 1 इज़ मैरीन इकोसिस्टम या मैरीन वाटर एंड नंबर 2 इज़ फ्रेश वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं मैरीन इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट में डिफरेंट डाइवर्सिटी पाई जाती है एनिमल्स की। उसमें से कुछ एनिमल्स ऑस्मो कन्फर्मर्स भी हैं, कुछ ऑस्मो रेगुलेटर्स भी हैं। मोस्टली जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं दीज आर ऑस्मो कन्फर्मर टू देयर इन्वायरमेंट। इनका बॉडी का इंटरनल सल्यूट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सेम होती है, इसलिए इन्हें रेगुलेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती है। इस तरह हैग फिशेस
दीज आर आल्सो ऑस्मोकन्फर्मर्स। अब हम आते हैं कार्टिलेजनस फिशेस की तरफ। हाउ दिस कार्टिलेजनस फिशेस मेंटेन देयर ऑस्मोटिक बैलेंस। कार्टिलेजनस फिशेस हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। इनमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन करने का। जब हम सी वाटर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक जो पॉइंट आता है वो यही होता है कि दैट इन्वायरमेंट विल बी हाइपरटोनिक, क्योंकि सी वाटर में साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, नमकियात ज़्यादा होती है, तो समंदरी पानी जो है दैट विल बी हाइपरटोनिक टू द एनिमल इंटरनल इन्वायरमेंट। जो फिशेस होती हैं उनका बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट लेस कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें तो हमारे माइंड में आता है कि जब भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो साइटोप्लाज्म में से वाटर की एक्सऑस्मोसिस होती है, पानी सेल से बाहर निकलता है और सेल श्रिंक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर फिशेस कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट ना करे तो ऐसे इन्वायरमेंट में उनकी बॉडी जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है बॉडी के अंदर से वाटर रिमूव होकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में शामिल होता रहेगा और फिशेस के सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं या उनकी डेथ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है ताकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव किया जा सके। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ देयर किडनीज। फिशेस कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं इनकी किडनीज मॉडिफाइड होती है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ये वाटर को जब इनहेल कर रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, सॉरी, व्हेन दे इनटेक वाटर साल्ट इज़ आल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ देयर बॉडी। पानी वो ले रही हैं तो समंदर का पानी है तो उसमें नमकियात भी उनकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो फिशेस क्या करती हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा जो साल्ट है दे रिमूव थ्रू देयर गिल्स। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं पिक में लिखा हुआ है कि ड्रिंक सी वाटर, वो समंदर के पानी को पी रही है फिश, लेकिन साल्ट जो है वो एक्सक्रीट किया जा रहा है थ्रू देयर गिल्स। अब वो अपने गिल्स के थ्रू साल्ट को क्यों एक्टिवली एक्सक्रीट कर रही हैं, एक्टिवली एक्सक्रीट क्यों करेंगे? क्योंकि दैट इज़ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई चीज़ अपनी कंसनट्रेशन के ख़िलाफ़ मूव करती है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ मतलब अगर कोई चीज़ अपनी ज़्यादा से कम मिकदार की तरफ फ्लो कर रही है दैट इज़ टूवर्ड्स द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें हमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करना पड़ती। लेकिन जब हमें कोई चीज़ किसी कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ मूव करना पड़े तो उसके लिए हमें एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट ऑलरेडी ज़्यादा है और उसके बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्ट कम है। एक कम कंसनट्रेशन वाले इन्वायरमेंट से हम मज़ीद साल्ट निकाल के बाहर ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए फिशेस जो है वो एक्टिवली साल्ट को एक्सक्रीट करती हैं थ्रू देयर गिल्स इनटू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा फिशेस में पाए जाते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये रेक्टल ग्लैंड जो हैं फिशेस के क्लोएकल अपर्चर के पास मौजूद होते हैं। छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं क्लोएका के करीब फिशेस के। ये ग्लैंड जो है एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव कर रहे होते हैं थ्रू एक्टिव मैकेनिज़्म। इसके अलावा इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाई जाती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकालते रहते हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिज़्म है यूरिया को रिटेन करना। इनकी बॉडी के अंदर जब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो यूरिया को ये अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए सेल्स के अंदर। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब यूरिया सेल के अंदर मौजूद होगा तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसका ज़्यादा हो जाएगा और वो सी वाटर के नतीजे के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में उन्हें वाटर बाहर निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आती है, एक्सऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन चूँकि यूरिया भी डेंजरस है, उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही फिशेज़ अपने सेल में स्टोर कर सकती हैं, इसलिए यूरिया को ये रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा एक इसका अल्टरनेटिव केमिकल कंपाउंड ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड जो है दैट इज़ स्टोर्ड इन देयर सेल्स।
जब सेल के अंदर ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड मौजूद होगा तो सेल का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो हाइपरटोनिक होता जाएगा। वो जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूट उतना ही सेल हाइपरटोनिक होता जाएगा और सेल से वाटर की एक्सऑस्मोसिस का प्रोसेस उतना ही कम होता जाएगा। नंबर 4 इज़, ये तो हमने देखा कार्टिलेजिनस फिशेस में किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो हैं एक्चुअली अर्लियर ये समझा जाता है कि दे वर फ्रेश वाटर, कि इनके जो डिसेंडेंट्स थे वो फ्रेश वाटर थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन हुई और ये फ्रेश वाटर से मैरीन इन्वायरमेंट में मूव कर गए। तो इनमें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि ये फिशेस जो हैं पानी तो पीते हैं, ऑफ कोर्स सी वाटर में मौजूद है तो ये सी वाटर को ही ड्रिंक करेंगे, लेकिन जब ये एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन की तो इनके यूरिन जो है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, उसमें साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्स्ट्रा साल्ट को अपने यूरिन के थ्रू रिमूव करते रहते हैं। ये तो हमने देखा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मैरीन इकोसिस्टम के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स किस तरह से वाटर लेवल को बैलेंस रखते हैं। फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऐसा इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है। जो यहाँ फिशेस पाए जाते हैं उनके सेल, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा है लेकिन बाहर साल्ट कम है और पानी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर के जो है वो फिशेस की बॉडी के अंदर मूव ज़्यादा कर सकता है, और अगर वो ज़्यादा मूव करेगा तो क्या हो सकता है कि फिशेस की बॉडी जो है वो उनके बॉडी सेल जो है वो फ्लडेड हो जाते हैं वाटर से, और ये बर्स्ट भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा एंडोस्मोसिस की वजह से। तो इनमें स्ट्रेटजी जो है वो अपोजिट होती है लाइक सी वाटर। इस डायग्राम से हमें क्लियर होगा कि मैरीन फिश जो है दीज आर वो सी वाटर को ड्रिंक कर रही हैं और साल्ट एक्टिवली स्क्रीट करें थ्रू गिल्स, जबकि फ्रेश वाटर में जो है बताया है कि मोस्टली फिशेस डज नॉट ड्रिंक वाटर बट साल्ट के थ्रू गिल्स के थ्रू एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो अपटेक कर रहे होते हैं ताकि बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट किया जा सके। पानी नहीं पी रहे ताकि पानी जो है वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्टोर ना हो जाए, जबकि क्या करते हैं पानी इनके गिल्स के थ्रू अंदर जा रहा है। और इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी इनमें जो है कि इनका जो यूरिन होता है वो बहुत डाइल्यूट होता है, ये बार बार यूरिनेट करती हैं एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए, लेकिन इनका जो यूरिन होगा उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स या साल्ट की मिक़दार बहुत ही कम होती है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो हमने देखा हाउ ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, इस टॉपिक में अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो उसके बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।